रखिए कि आज इस एग्जाम को साथियों आप क्रैक करेंगे और ऐसे सवाल अगर आते हैं तो इन सवालों में से कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही जाते हैं चेक करिए। कह रहे कि वॉट घंटा किसके बराबर होता है, तो यहां पर साथियों एक लिखा होना चाहिए, यानी कि जो एक वॉट घंटा होता है ना ये 3600 जूल के बराबर होता है। किसके साथियों 3600 जूल के बराबर होता है। उसके बाद देखिए स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है, तापक्रम होता है, टेम्परेचर होता है, ये कितना होता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। मुझे बताइए, देखिए अगर फॉरेनहाइट में पूछा जाता तो आप लोग ध्यान रखिए 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट ये मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर केल्विन में पूछा जाता साथियों तो 310 केल्विन ये नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन यहां पर सेंटीग्रेड में पूछा गया है तो मैं कह सकता हूं साथियों तकरीबन 36.9 डिग्री सेल्सियस जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर कहलाया जाता है। लेकिन यहां पर 36.9 नहीं है, तो यहां पर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था बताइए। तो मैं कहूंगा इनका नाम है साथियों एडवर्ड टेलर, और एडवर्ड टेलर ने ही साथियों हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि ये किस पर आधारित है, जो हाइड्रोजन बम है साथियों ये किस पर आधारित है, तो ये साथियों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये छोटी सी बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए अगर आपसे साथियों ये पूछ लिया जाए कि अणु बम, क्या जैसे कि आपसे पूछा गया हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, आपने बताया एडवर्ड टेलर ने। अगर आपसे पूछा जाए कि अणु बम का आविष्कार किसने किया तो ऑटो हॉर्न नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, क्या साथियों ऑटो हॉर्न नाम आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया। तो भारत में विकसित होने वाली पहली मिसाइल का नाम क्या था, मैं कहूंगा पृथ्वी था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, मैं कहूंगा साथियों डेविसन और जर्मन प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल, नींबू निचोड़ने की मशीन जो है ना साथियों ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का या तृतीय श्रेणी का, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। तो जो नींबू निचोड़ने की मशीन है ना साथियों ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक पर आधारित होती है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए अल्फा किरणें है, अल्फा किरणों की जब हम बात करते हैं ना साथियों ये हीलियम के नाभिक हैं। क्या है साथियों अल्फा किरणें, ये हीलियम के नाभिक हैं, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये बात तो आपको मालूम ही होगी। उसके बाद देखिए हमारा शरीर पीएच सीमा के भीतर काम करता है, यानी कि हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, मैं कहूंगा 7 से लेकर 7.8 पीएच इसका मान होता है हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का 7 से लेकर 7.8 तक। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ है, सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल ये कह रहे कि भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है। तो साथियों यहां पर पेपर कारखाने, वाहन उत्पादक, चीनी के कारखाने या परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र। देखिए ये सवाल तो आपके एग्जाम में आएगा कि भारी पानी आमतौर पर किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है। तो मैं कहूंगा साथियों परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक तरीके से साथियों इसमें उपयोग किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं देता उसको क्या कहा जाता है। उस जल को देखिए साथियों खारा जल कहा जाता है। क्या वो जल कैसा होता है जो झाग ज्यादा नहीं देता है उसको खारा जल कहा जाता है, वो खारा जल होता है। अगला देखिए एप्सम का जो औद्योगिक नाम है वो क्या है साथियों मुझे बताइए। तो एप्सम की अगर बात करें इसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, अब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है बताइए। तो शुद्ध पानी का पीएच मान की अगर बात करें मैं कहूंगा 7 होता है। कितना होता है साथियों, 7 होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को साथों सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप वाकई में आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जितनी भी वीडियोस आपको दी जाएं अब से आपकी शिफ्ट तक उन सभी वीडियोस के सभी प्रश्नों को साथियों तैयार करना है और अपने एग्जाम को बड़ी ही आसानी से क्रैक कर डालना है। चलिए अगला सवाल ये करे कि कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाली गई, यानी कि इनमें से कौन सा पदार्थ, तो ब्रोमीन की जब हम बात करते हैं ब्रोमीन को साथियों समुद्री जल से निकाला गया है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है बताइए।
तो यहां पर पहला वाला ऑप्शन पड़ा मीथेन, और ये क्या है साथियों, ये प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख तत्व है मीथेन। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियां आदि में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप से सोडियम सिलिकेट है। क्या रासायनिक रूप से सोडियम सिलिकेट है, या साथियों जर्मेनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, या सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। यहां पर जवाब जो होना चाहिए वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ आपका जाएगा, यानी कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो क्वार्ट्ज घड़ियों आदि के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, रासायनिक रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होती है, बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों, मैं कहूंगा बेकेलाइट एवं एपॉक्सी रेसिन की बात चल रही है। ये सवाल अगर डिक्टो पूछा जाए तो डिक्टो मैंने आपको जवाब बता दिया है। उसके बाद देखिए करके मोनाजाइट किसका अयस्क है, बताइए। तो मोनाजाइट की अगर बात करें ये साथियों थोरियम का अयस्क है। ये किसका अयस्क है, ये साथियों थोरियम का अयस्क है। अगला सवाल देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध यानी कि मेलिएबल होती है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए, फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो सोना और चांदी किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ये ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा सबसे अधिक आघातवर्ध होती हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल कह रहे कि इनमें से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, बताइए। तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन आर्गन नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें साथियों मैं कहूंगा इनको अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है, मुझे बताइए। साथियों अभी मैं कुछ ही एक आध दिन बाद मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास लेने वाला हूं, मैं कहूंगा कि उसमें साथियों अगर हम लोग बात करते हैं वन लाइनर टाइप के जितने भी साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, वन लाइनर टाइप के साथियों वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने क्लास के रूप में लाऊंगा। एक क्लास होगी उसको जरूर देखिएगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए तो कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है, मैं कहूंगा जो ऑन्कोलॉजी होती है। क्या साथियों ऑन्कोलॉजी होती है ना, ये ट्यूमर के बारे में बताती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर बात करते हैं साथियों ऑस्टियोलॉजी की अगर बात करें ये साथियों हड्डियों के अध्ययन से संबंधित है। क्या हड्डियों के अध्ययन से संबंधित है। और अगर एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं तो साथियों जो मानव के शरीर की संरचना होती है ना, तो मानव के शरीर की संरचना का अध्ययन एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है, मुझे बताइए। यानी कि सेरीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन यानी कि रेशम कीट पालन होता है साथ। तो इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत, सेरीकल्चर के अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है, यानी कि एक ही समय में इधर भी देख रहा है उधर भी देख रहा है। तो गिरगिट एक ऐसा एक तरीके से प्राणी है जो एक ही समय में दो तरफ देख सकता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। तो सबसे ज्यादा तीव्रता से काटता है अफ्रीकी बिच्छू नहीं, पनामा की दीपक। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पनामा की दीपक ये संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटती है। आंसर आपका भी है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद है जिसे अमीबा अपने भोजन को निगलता है, बताइए। तो अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों स्यूडोपोडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्यूडोपोडिया आपका सही जवाब है। आलू प्रणवेलन विषाणु किसके द्वारा प्रेषित होता है, मुझे बताइए। तो किसके द्वारा साथियों, एफिड्स के द्वारा। देखिए सवाल अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल देखने को मिलेंगे। मैं कहूंगा इन सभी सवालों को तैयार करिएगा। और अभी इसके बाद साथियों जो रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा और मैथ के जो सवालों को मैं करवाऊं उनको देखिएगा। वहां से मैक्सिमम पोर्शन आपको देखने को मिलेगा आपके रियल एग्जाम में, ठीक है ना। तो रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, यानी कि किस रक्त समूह किस ब्लड ग्रुप की बात चल रही है साथियों, ब्लड ग्रुप ओ की बात चल रही है, यानी कि ओ रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। कौन से अंगों में से कौन सा अंग, मतलब इन अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है। तो पित्त रस का स्राव
साफ करता है साथियों, यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। इसलिए सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस जानवर की छोटी आंत होती है? तो इनमें से किस जानवर की छोटी आंत होती है? जो शेर होता है ना, शेर की साथियों छोटी आंत होती है। राइट आंसर आपका जाएगा, ठीक है। शेर की भी, चीता की भी, बाकी इनकी छोटी आंत होती है। चलिए, और सबसे लंबी आंत की अगर बात करें तो मनुष्य में साथियों सबसे लंबी आंत पाई जाती है। उसके बाद देखिए हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहां जाता है? तो ये छोटी आंत में ही जाता है। कहां पर? ये छोटी आंत में ही जाता है। रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है बताइए? तो अगर रक्त की बात करें तो 7.4 ये रक्त का पीएच मान होता है। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? फटाफट बता दीजिए। चलिए देखिए, जो रिस्टोलिक एक तरीके से जो सिस्टोलिक बल होता है इस पर क्या करता है? हाँ, हृदय निर्गम पर भी करता है, या उसके अलावा परिधीय प्रतिरोध पर भी करता है, यानी कि इनमें से सभी पर करता है। रक्तचाप निर्भर करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और ये निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो साथियों किसका वहन करता है? मैं कहूंगा ये ऑक्सीजन का वहन करता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? सवाल आपसे पूछा जा चुका है साथियों, तो फटाफट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए कैथ लैब की अगर बात करते हैं ना तो ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है, कार्डियोलॉजी विभाग में होती है कैथ लैब। आंसर सी हो जाएगा। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर कितना हो जाता है आपसे पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाता है साथियों? और उस स्थिति को एक तरीके से प्री डायबिटीज माना जाता है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा कि 100 से 125 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर 100 से 125 होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? एक तरीके से प्री डायबिटीज कहा जाता है, प्री डायबिटीज माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर साथियों इसको एक तरीके से नोट डाउन करिए। मैं कहूंगा न्यूरॉन यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई साथियों न्यूरॉन है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कह रहे कि आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार किरोप्डिस्ट किससे संबंधित है? ये आपको यहां पर बताना है। तो अगर बात करते हैं साथियों ये पांव से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये पांव से संबंधित है। देखिए कार्डियोलॉजिस्ट एक तरीके से हृदय के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है ना, हृदय के अध्ययन को कहा जाता है। तो उसी प्रकार अगर बात करते हैं जो पांव के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों? किरोपोडिस्ट कहा जाता है। क्या किरोपोडिस्ट कहा जाता है? आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रही है हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है बताइए? तो इस हड्डी का नाम साथियों मेटाकार्पल्स है। क्या है? मेटाकार्पल्स। इस सवाल